हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज हम इस वीडियो में समझेंगे इकोनॉमिक्स ऑप्शन की तैयारी करनी कैसे है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो बच्चों को मन में डाउट रहते हैं कि हमको ये पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसमें आज की वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज हम रेफ़र कर सकते हैं। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक टाइमलाइन क्या होनी चाहिए आपको उस ऑप्शन को कंप्लीट करने की, शुरू करने से लेके, और बीच में किस किस तरह की चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा। वो पीडीएफ आपके लिए एक स्ट्रैटेजी पीडीएफ की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब जब भी आपको लगे कि मेरा ध्यान ऑप्शनल से हट रहा है या फिर ये ऑप्शनल में मुझे कोई कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, वो पीडीएफ आपको एक कोर्स करेक्शन का काम करेगा। वो पीडीएफ पासवर्ड लॉक्ड है। इस वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं उसका पासवर्ड छुपा हुआ है। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल गेट दैट पीडीएफ। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शन वन ऑफ द मेजर ऑप्शनल। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना कैसे। इसके लिए मेरे अदर वीडियोस भी हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं। बट आज के लेक्चर में, आज के टॉपिक में हम सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि हमको इसको कवर कैसे करना है, हाउ वी कैन कवर दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये दो पेपर में हर ऑप्शनल की तरह डिवाइडेड होता है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2। मेरे कुछ वीडियोस में आपको बुक लिस्ट, सारा चीज़, सब कुछ मिल जाएगा। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक कॉन्सेप्ट समझें कि पेपर 1 पेपर 2 का यूपीएससी चाहता क्या है, उसके पीछे मोटिव क्या है दो पेपर का टेस्ट आपका लेने का। सबसे सिंपल बात यहाँ पर यह है कि पेपर 1 जो है वो थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड होता है और पेपर 2 होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। आप सारे ऑप्शनल देख सकते हैं, अगर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पीएसआईआर कोई भी ऑप्शनल देखेंगे आपको लगभग ये थीम उसमें कॉमन मिलेगी। पेपर 1 इकोनॉमिक्स में मेजर सब्जेक्ट इफ आई से माइक्रो मैक्रो जो इसमें कवर होते हैं, मनी बैंकिंग, मनी बैंकिंग फाइनेंस, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका थोड़ा पोर्शन एनवायरनमेंट का भी आ जाता है। तो मेजरली माइक्रो मैक्रो, मनी बैंकिंग फाइनेंस, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये 5 पार्ट आते हैं। यहाँ पर मेनली इंडियन इकोनॉमी आती है। सो हियर आई एम राइटिंग इंडियन इको। पेपर 2 इज फुल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। इसके मैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड करता हूँ। पहला है बिफोर 1947। तो 1947 से पहले का आपका मेजर पोर्शन आएगा। दूसरे में आएगा 1947 से लेके 91 तक का, ये सेकेंड पार्ट है। इसका मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री लिबरलाइजेशन, क्योंकि 1991 इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा है। 1991 एंड बियॉन्ड मतलब टिल डेट। तो जैसे इस साल की बात करें तो 2024, 25, जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं, 26, 1991 से लेके। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है, सर इकोनॉमिक्स तो एक डायनामिक सब्जेक्ट है। डायनामिक सब्जेक्ट है, मैं मानता हूं, पर जो आपका सिलेबस है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, उसमें इतना डायनामिज्म है ही नहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें और सिलेबस को देखें तो सिर्फ एक ही एरिया बचता है जो आपको डायनामिक दिखाता है। जैसे कि मैं आपको कलर चेंज करके इसको मार्क करता हूं, ये एरिया में सबसे ज्यादा डायनामिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1991 एंड बियॉन्ड, पोस्ट लिबरलाइजेशन, वहीं पे आपके सारे डायनामिक आते हैं। उसके बाद 1947, 1991 में सिर्फ इवेंट्स हैं, जो इवेंट्स इकोहॉलिक्स की लाइव क्लासेस में आपके कवर किए जाते हैं। आपको जो नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं उस नोट्स में ये इवेंट सारे कवर हो जाते हैं। और 1947 से पहले वाले जितने भी हैं जो ब्रिटिश रूल के टाइम के हैं, वो भी एक आप स्टैटिक चीज़ों से कवर कर सकते हैं। सो करंट का मेजर एस्पेक्ट आता है आपका 1991 एंड बियॉन्ड। उसके बाद मैं अगर इसकी बात करूं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ कोरिलेशन बनाना आना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट है। अगर किसी ग्राफ को किसी तरह से बनना है तो वो उसी तरह से बनाना होगा, उसमें हमको चेंज नहीं करना है।
और ना चेंज करने की हमारे पास फ्रीडम है, ना वो ही चेंज करने के लिए यूपीएससी बोलता है। मनी बैंकिंग फाइनेंस में थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि आप अगर करंट रिलेटेड एग्जांपल्स देंगे तो वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ डेवलपमेंट्स हुए जैसे ब्रिक्स के, यूएन के, है ना, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब के कुछ भी डेवलपमेंट्स हुए उसमें आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में यहीं तक करंट और डायनामिक चीजें हैं। और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो छोटा पोर्शन एनवायरनमेंट का है वहां पर आपसे कुछ क्वेश्चंस करंट रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सीओपी मीटिंग हो गई या एनवायरनमेंट के जो भी समिट्स होते हैं वो। तो डायनामिक ए पार्ट जितना है इस पेपर में वो मैंने आपको इस स्लाइड में अच्छे से समझा दिया। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि यस इट इज क्लियर। द सिंपल कॉन्सेप्ट, अब इसको समझते हैं कि हम इसको अप्रोच कैसे करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ऐसा पेपर है जो आपको रिजल्ट जरूर देता है। क्योंकि मेरी लाइव क्लास में ऑलमोस्ट 50% बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के ही नहीं हैं, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और या फिर वो किसी और ऑप्शनल के भी हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ग्रेजुएशन किया है सोशियोलॉजी में बट दे वांट टू टेक इकोनॉमिक्स ऑप्शन, और किसी ने पीएसआईआर में किया है वुड दे वांट टू टेक इकोनॉमिक्स ऑप्शन। तो इस ऑप्शनल को लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीज़ें, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है, आप जाके उसको चैनल पे देख सकते हैं। बट यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज़ समझने वाली कि हमको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट अप्रोच कैसे करना है, इसको लिए आपको 4 से 5 महीने का समय चाहिए। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। अभी अगर आपको सिलेबस क्लियर हो तो वेल एंड गुड है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारी सपोर्ट टीम आपको एड्रेस कर देगी। आपका एग्जाम अगर मैं कैलेंडर पे मार्क करूं तो जनवरी, फरवरी, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने, और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने महीने आपके पास हैं। आपका एग्जाम लगभग इसी समय होता है, मई जून मान लेता हूं, और मेंस एग्जाम होता है लगभग आपका सितंबर अक्टूबर, तो यहां समझदारी के लिए मैं आपको सितंबर का महीना ले लेता हूं। अब हम बात शुरू करते हैं तैयारी करने का समय। तैयारी करने का समय सिंपल है, जैसे ये 1 साल का कैलेंडर है जिस साल आपको एग्जाम देना है, और अगर इसी पे बात करें कि इस कैलेंडर में अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनवरी का महीना है, हमको तैयारी करनी है अगले साल के लिए, तो अगले साल के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 4 से 5 महीने का हमें समय चाहिए, 4 to 5 months, जिसमें मैं आपसे क्लास के अलावा सिर्फ 3 आवर्स डिमांड कर रहा हूं। क्लास आपने पढ़ लिया, जो आप जीएस पढ़ते हैं, है ना, इकोहॉलिक्स के साथ जीएस पढ़ते हैं आईएएस ओरिजिन में, या फिर अगर आप जो भी इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इकोहॉलिक्स में पढ़ रहे हैं, उसके अलावा अगर आप मुझे 3 घंटे दे सकते हैं डेली के, तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका आराम से 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। मुझे ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों की तरफ से एक्सपेक्टेड है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें। यूपीएससी कंसिस्टेंसी का खेल है। फॉर एग्जाम्पल मई में आपको प्रीलिम्स देना है, जून, जुलाई, अगस्त लगभग आपके पास बचता है, लगभग 100 से 120 दिन मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जिसमें ऑप्शनल शुरू से नहीं पढ़ा जा सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें तैयारी पहले से करनी है। सिंपल तैयारी करने के लिए क्या करना है, जैसे कि जो इकोहॉलिक्स में बैच शुरू होता है वो एक बैच जून में शुरू होता है और दूसरा बैच आपका अक्टूबर में शुरू होता है। सिंपल है, जब भी आप जून के वाले बैच में हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और आधा अक्टूबर, ये इतना टाइम आपको जीएस के साथ साथ आपको ऑप्शनल को देना है। अगर आप अक्टूबर बैच में प्लान कर रहे हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और हाफ फरवरी, उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि आप मई जून से जीएस पढ़ रहे हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जीएस के साथ आप ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। जितने भी लोग हैं, क्योंकि प्रीलिम्स धीरे धीरे डायनामिक होते जा रहा है, दिन पे दिन डाइसी होता जा रहा है, कह नहीं सकते कि एक सिलेक्टेड स्टूडेंट लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जैसे ही जनवरी आ जाए
आप फुल फोकस अपना प्रीलिम्स पे कर दें। और जो भी फिर बचा हुआ चीज है, जैसे कि आंसर राइटिंग हो गई, रिवीजन हो गई, बिकॉज हम आपको रिवीजन क्लासेस भी करवाते हैं, सारा चीज है, वो आप मई से लेके सितंबर के बीच में जो टाइम आता है उसमें आप ये चीज कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज अ सिंपल टाइमलाइन जो मैंने आपको समझाया। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं आपका अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उस पर कॉल लगा के बात करके कंसल्ट कर सकते हैं। अब ऑप्शनल के लिए अप्रोच इज वेरी सिंपल, तो यहां लिख देता हूं मैं अप्रोच। इस अप्रोच में क्या करना है, सबसे पहली चीज फाउंडेशन बनाना है। फाउंडेशन हमारी कहां से बनती है, यूपीएससी में हर एग्जाम की, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बुक्स आपको पढ़नी है, और हमारे इकोहॉलिक्स की मोबाइल ऐप पे वीडियोस अवेलेबल है, वो वीडियोस आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आपको डिफिकल्टी आती है एनसीईआरटी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने में, या एनसीईआरटी बुक्स कौन सी पढ़नी है, क्या करना है, 11th-12th की पढ़नी है, उससे पहले इकोनॉमिक्स वैसे भी इतना खास होता नहीं है स्कूल में, तो आपको इसमें 3 तरह की एनसीईआरटी पढ़नी है, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि यहां से आपका बेस बनेगा। जब आप हमारा लाइव क्लास का बैच ज्वाइन करते हैं, हम इसकी पूरी समरी उसके हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल में ऐड ऑलरेडी करके देते हैं, तो अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है तो उसका ऑल्टरनेटिव आपको उसमें मिल जाएगा। तो माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी 3 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट से, जब वो लाइव क्लास हमारी ज्वाइन करता है, कि वो ये पढ़ के आया है, उतना बेस है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो इकोहॉलिक्स की ऐप पे आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। अब माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये हमारा बेस बनाते हैं। अब लोग बोलते हैं कि सर इकोनॉमिक्स में मैथ्स आएगी क्या? देखिए, अगर आप मुझ पे यकीन नहीं करते तो आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस आपको इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा, या इंटरनेट पे गूगल कुछ भी सर्फिंग करेंगे, आपको सिलेबस मिल जाएगा इकोनॉमिक्स ऑप्शन का। वो सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा है कि दे विल आस्क मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, दे विल आस्क इकोनॉमेट्रिक्स और दे विल आस्क एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। जो भी थोड़ा बहुत आपने मैथमेटिकल इक्वेशन या फिगर्स देखे होंगे, वो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो में देखे होंगे, माइक्रो या मैक्रो में, वो भी इक्वेशन बेस्ड होते हैं। मतलब वो फिगर्स या अल्फाबेट्स या इक्वेशन वो किसी थ्योरी के एक्सप्लेनेशन और या वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल। उसमें आपको कोई मैथ्स नहीं लगानी होती है, इट्स जस्ट रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हम एनसीईआरटी में जीडीपी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन बनाना। तो फाउंडेशन आप समझ गए किस तरह से बनना है। उसमें कोई इशू हो तो हमारे पास इसके पीडीएफ्स अवेलेबल है, आप इकोहॉलिक्स में कांटेक्ट करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड आपका आता है बेसिक बुक्स। अब बुक लिस्ट में आपको ऑलरेडी एक वीडियो में दे चुका हूं, आप उसको देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो बेसिक बुक कौन सी है? इधर बेसिक का मतलब है जो सिलेबस कवर करेगी, बेसिक टर्म से नहीं है, तो इसको बेसिक और एडवांस भी आप बोल सकते हो, है ना। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एडवांस भी लिख दिया, क्योंकि सिलेबस में लिखा है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके लिए आपको अलग अलग डिफरेंट बुक्स पढ़नी है। जैसे माइक्रो के लिए HL आहूजा, मैंने उस वीडियो में आपको सिलेबस का एक एक बाइफरकेट करके बुक्स बताई हुई है, तो मेनली आहूजा हो गई। फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए ऐसे ही मैंने काफ़ी सारी, थ्रिल वॉल हो गई, HL आहूजा उसमें भी चलती है, मैक्रो में भी चलती है, फ्रोएन चलती है ना, मस्ग्रेव चलती है, एक HL भाटिया भी आती है पब्लिक फाइनेंस की, वो भी आपके काम आएगी। फिर सेल्वेटोर है,
ठीक है, मैं भी रफ में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और उमा कपिला लेटेस्ट एडिशन, ना भी लेटेस्ट एडिशन हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, नया खरीदने की जरूरत नहीं है, बस वो 5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ फैक्ट्स चेंज होते हैं, और जब तक आप लेटेस्ट एडिशन पढ़ोगे उसके फैक्ट्स भी कम से कम 6-8 महीने पुराने होंगे। तो फैक्ट्स तो आपको वैसे भी इकोनॉमिक सर्वे या फिर कोई मैगजीन न्यूज़पेपर से ही लेने हैं। तो ये मेजर बुक्स हैं जो आपको कवर करनी है। इसके कवरेज के लिए हमको क्या अप्रोच रखनी है ये मुझे बताना था, इसलिए मैंने बुक्स के नाम लिखे। बुक्स मैं अलग वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ठीक है, तो बुक्स रीडिंग की अप्रोच। ना रीडिंग के टाइम ये ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ रीड नहीं करना है, मतलब हम पढ़े जा रहे हैं और खत्म कर लिया। खत्म कुछ नहीं होता, खत्म सिर्फ अटेम्प्ट और एनर्जी होती है। तो रीडिंग के टाइम क्या करना है, लर्निंग पे ध्यान देना है। लर्निंग का क्या मतलब है, जैसे हम कोई भी बुक का पेज पढ़ रहे हैं, उसकी लाइन है, यू ट्राई टू रीड स्लो माय डियर स्टूडेंट्स, धीरे पढ़ने की कोशिश करें, स्लो, क्योंकि तेजी से भागेंगे तो याद कुछ नहीं रहेगा। यहां पर्पस क्या है, हमको कॉन्सेप्ट समझने का। अगर सिर्फ खत्म करने का पर्पस है तो फिर ऑब्वियसली इस एग्जाम में हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते। तो आपको स्लो रीड करना है, एक एक लाइन का मीनिंग समझना है। पर आप मुझसे पूछोगे सर बुक्स तो बहुत सारी हैं, तो हमारा जो कोर्स होता है उसमें हमने ये सारी बुक्स एक हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल में कंपाइल की हुई हैं। अगर आप ये मटेरियल को एक्सेस कर लेते हैं आफ्टर बाइंग आवर कोर्स, तो आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 90% कवरेज इससे हो जाता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ 90%, जो बचा हुआ 10% वो है किसी टॉपिक पे आपको ज्यादा लिटरेचर पढ़ना है, वो टॉपिक समराइज वे में हमको समझ नहीं आया, वहां पे हम बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है इस एग्जाम में, इस ऑप्शनल में और यूपीएससी एग्जाम में टोटल एक टॉपिक को एक सोर्स से ही पढ़ना है। ये आप अपनी डेस्क के ऊपर चिपका लो जहां पढ़ते हैं, 1 टॉपिक फ्रॉम 1 सोर्स। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो भाई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रही, स्वदेशी मूवमेंट, वो हमने स्पेक्ट्रम से भी पढ़ लिया, बिपिन चंद्रा से भी पढ़ लिया, फिर एनसीईआरटी से भी पढ़ लिया, कोई मतलब नहीं है उसका। अगर स्पेक्ट्रम में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए हैं और आपने पढ़ा बिपिन चंद्रा से है तो उसमें 2 पॉइंट अपने नोट्स में ऐड कर लो, इतना ही करना है, रिपीटेटिव नहीं पढ़ना है उसको। तो आप एच.एल. आहूजा मैक्रो की पढ़ रहे हो या फ्रोएन पढ़ रहे हो, दोनों में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर चीज मिलेगी। जो 10% का गैप है वो आप उससे कवर कर सकते हो। उसके कवरेज के लिए भी हम आपको वैल्यू एडेड मटेरियल देते हैं। तो आपका टाइम बचाना हमारा मेजर टास्क है, सिंपल है। अगर आप एक मेंटर की हेल्प ले रहे हो, एक कोच की हेल्प ले रहे हो, बिकॉज हियर आई एम नॉट अ टीचर, इकोहॉलिक्स इज नॉट अ टीचर, इकोहॉलिक्स विल हेल्प यू इन एवरी सेंस। बैकएंड सपोर्ट भी है, आपके पास कम से कम 5-6 लोग होंगे जो सिर्फ आपके लिए सोच रहे होंगे, क्योंकि आपके सिलेक्शन में ही हमारी सक्सेस है। तो एज सिंपल एज दैट, हमको आपका समय बचाना है, टाइम बचाना है हमको, दैट्स द ओनली थिंग, ओनली मोटिव वी हैव। तो जो भी आपका टास्क ऐसा है जिसमें आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है और आउटपुट कम आता है, उस टास्क के टाइम को हम रिड्यूस करके आपको रेडीमेड दे देते हैं। स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपके बिहाफ पे आंसर लिखने एग्जाम में नहीं जा सकता, एग्जाम आप ही को लिखना है। पर जो आपका टाइम जहां जहां बच सकता है, सोर्स कलेक्ट करने में, समरी बनाने में, कॉन्सेप्ट ढूंढने में, क्योंकि जितनी बुक्स मैंने आपको बताई है उनसे पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा, आपको 2-2, 3-3 टॉपिक के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। जैसे 1947 पहले की बात करूं तो उसमें क्या होता है, प्री इंडिपेंडेंस वाला जो पेपर 2 में पूछते हैं, तीर्थंकर रॉय से मेजॉरिटी कवर हो जाता है, बट स्टिल कुछ चीजें बच जाती हैं, कुछ फैक्ट्स बच जाते हैं। वो मटेरियल में हमने हर जगह से कंपाइल करके दिया हुआ है। तो सिंपल है, आपको स्लो रीडिंग करनी है, स्लो, धीरे 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 पढ़ना है, समझते हुए। क्वांटिटी पे नहीं जाना है, क्वालिटी पे जाना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड। बाकी मेंटरशिप सेशन में मैं इस पे पूरा 1 घंटे का लेक्चर लेता हूं, तो वो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो हम उसको भी, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट चीज है रिवीजन। रिवीजन इज द की। यहां पर रिवीजन का ही खेल है। आप बोलो कि मैंने एक बार पढ़ लिया और अब मुझे आ जाए, तो भाई दूसरी बार पढ़ने में तो आप नोबेल प्राइज जीत जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स के लिए और या किसी भी सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट आपको 5 रिवीजन रिक्वायर्ड है। तो इकोहॉलिक्स में हम आपको 5 बार रिवीजन करवाते हैं। पहली बार लाइव क्लास पढ़ा के,
दूसरी बार मेंटरशिप एंड आंसर राइटिंग सेशंस में, तीसरी बार हम आपको 1-to-1 लाइव आंसर लिखवाते हैं जहां आप आंसर हमारे सामने लिखते हैं। फोर्थ, जब आप टेस्ट सीरीज लिखते हैं उसके डिस्कशन, मॉडल आंसर, लाइव डिस्कशन उसमें करते हैं। और पांचवा, जब हम पूरे चीजों को समराइज करके एक 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं आपके साथ जूम कॉल पे। 1-to-1 मेंटरशिप, ग्रुप मेंटरशिप नहीं होती। तो ये वाली एक चीजें हैं जो रिवीजन। सो 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी, 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी इकोहॉलिक्स यहाँ पे अपनाता है। मैं आपसे भी कहूंगा कि अगर आपको ये कोर्स मैंने बोला है 4 से 5 महीने में कवर होगा, तो वो 4 से 5 महीने में हम आपको 5 बार पढ़ाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है, आपने कल पढ़ा हुआ आज याद रहता नहीं, तो आज पढ़ा हुआ अगले साल कैसे याद रहेगा? सिंपल सी बात है। अगर हम मल्टीपल टाइम्स उसको नहीं पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पिताजी या माताजी का नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर्स और मदर्स नेम, यू विल से XYZ, दिस इज द नेम। कैसे याद रहा? क्या आप रोज नाम लेते हैं, उनसे नाम लेके बुलाते हैं, घर में घुसते ही नाम लेते हैं? नहीं। रोज एग्जाम के फॉर्म भरते हैं ताकि उनका नाम भरे? नहीं। पर कैसे याद रहता है? फेमिलियरिटी से। कैसे आपको आपके प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रहता है, चाहे आपको पसंद हो नहीं पसंद हो, बट एवरीवन इज अवेयर अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स नेम। क्या है रीजन? क्या है? फेमिलियरिटी। हम घर से निकले, हमने बिल बोर्ड पे देखा, हमने रेडियो खोला तो रेडियो में उनकी आवाज है, हमने सोशल मीडिया खोला तो उनका पोस्ट है, न्यूज खोली तो उनका कोई स्टेटमेंट है। फेमिलियरिटी, ये एग्जाम फेमिलियरिटी गेन करके ही क्लियर होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे काफी सारे वीडियोस में हम और भी चीजें कवर करेंगे। सो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। आपको वीडियो पसंद आया तो गिव अ थम्स अप, जिससे कि हमारी और टीम का मोटिवेशन बढ़ता है कि बच्चों को अच्छा लग रहा है, उनके फायदे की बात हो रही है, उनको इस चीज से बेनिफिट होगा एग्जाम से रिलेटेड। और रिमेंबर, जो PDF मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वो आपको एक्सेस कर सकते हैं, उससे आपकी पूरी स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगी। इफ यू वांट मोर सच वीडियोस ऑन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और एनीथिंग इकोनॉमिक्स, Ecoholics is the one-stop solution for you. So make sure you subscribe this channel. Thank you so much. Have a nice day.